मेरा नाम राखी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति राजेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मज़दूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा 10 साल का है और मेरी बेटी बड़ी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे हमारा घर चलाया था। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सकें। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, कैसे कमाएं? मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे ये ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें। शहर के बाहर जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती हैं, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा टीन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे। बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांग लिए ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सकें। मेरे पति के मन में अभी भी संकोच था। वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए। कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतने से नहीं होता था कि हम उससे अपना घर अच्छे से चला सकें। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहां पैसे कम थे लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने भी लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति अचानक कहते हैं कि ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा। मैंने बोला, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया आज? वो बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, न तू न तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की। पूछा, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए कि आखिर वो क्या बोलना चाहते थे। फिर मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों के बाद उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं।
मैं एकदम से खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ भी करने का मन ही नहीं किया और उस दिन से मैं खामोश हो गई। अब कुछ करने को या कहने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी मैं। वो अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी कमाई कम थी और उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो भी खत्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे वो। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई थी। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह की बातें मुझसे करें। एक दिन जब वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुमसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और वो बातें मेरी नहीं थीं। मेरे कानों में ऐसी बातें डाली गई थीं। अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बातें हो रही थीं। मैंने अपने बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर हमारे जो परिचित हैं और जो रिश्तेदार हैं, आपको आगे बढ़ता देखकर बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हुए हैं, मुझे इसका पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय मैं होती उनकी जगह तो शायद मैं भी यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता और मैं वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उनसे कहा कि कहाँ हैं वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को आज नहीं है और आपकी तबीयत भी कितनी खराब है। अब आप ही बताएं, कौन आया है आज हमारी मदद करने के लिए। दुनिया किसी को भी खुश नहीं देख सकती है और अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है तो वह सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। और आप भी उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए और जो वो चाहते थे आज वही हो गया है। सबको बातें बनानी आती हैं। अब अगर हम लोग भूख से मर भी जाएंगे ना, तो भी उन्हें कुछ और बातें मिल जाएंगी। वो लोग कुछ समय तक फिर से बोलते ही रहेंगे। अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो थक हार कर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं, सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। उन लोगों से ज़्यादा कसूरवार तो मैं हूँ। मुझे अपने बीवी बच्चों पर ही भरोसा नहीं था। उन्होंने 4 बातें इधर उधर कहीं और मैं भी उनकी बातों में आ गया। इतने सालों का मेरा रिश्ता, क्या मैं अपनी पत्नी को इतना भी नहीं जान पाया और अपने बच्चों पर मेरा इतना भी विश्वास नहीं था। उनसे बात करने की बजाय मैंने जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी बातों पर विश्वास किया और अपने ही पैरों पर खुद ही मैंने कुल्हाड़ी मार ली। लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया है आज मैंने। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना। मुझे माफ़ कर दो। हमें नहीं, उन्हें बदलना होगा और वो अपनी सोच अगर नहीं बदलते हैं तो हमें क्या, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। मेरे पति बोले, क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, जीवन में नई शुरुआत के लिए कभी भी देर नहीं होती है। हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पति बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ कहा और हमने फिर से एक बार कोशिश की। शुरुआत में हमें थोड़ी मुश्किलें हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करा लेते हैं, जबकि हकीकत आज की ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लें,
कोई आपसे पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता है। आप अगर असफल हैं तो भी आपके बारे में लोग पचासों बातें करेंगे, और अगर आप सफल हो रहे हैं तो भी वो आपके बारे में कई सारी बातें करेंगे। वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो बेहतर यही है कि हम दूसरों की बातों में ना आएं और अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर